नमस्ते बच्चों। अभी तक हम लखनवी अंदाज पाठ पढ़ चुके हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आज हम देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो हम इसमें बता सकते हैं कि जब लेखक बर्थ पर आए, सेकंड क्लास का जो उन्होंने टिकट लिया था, तो वहाँ पर नवाब साहब उन्हें दिखे। लेकिन नवाब साहब को देखकर उन्हें लगा कि नवाब साहब ने उनकी संगति के लिए कोई भी उत्साह नहीं दिखाया, ना ही नवाब साहब ने उनसे कोई बात की और ना ही उनसे नज़रें मिलाई। साथ ही लेखक को ये भी उन्हें देखकर महसूस हुआ कि लेखक के आ जाने से नवाब साहब के एकांत चिंतन में विघ्न उपस्थित हुआ। तो यही इन्हीं सब हाव भावों से लेखक ने अंदाज लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए नवाब साहब बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। तनिक भी उत्सुक नहीं है का मतलब बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये हमने देखा ना पाठ में कि नवाब साहब ने बहुत यत्न से, बहुत करीने से खीरा काटा और बहुत अच्छी तरह से उसमें नमक मिर्च को छिड़का। ऐसा खीरा उन्होंने बनाया जिसे देखकर ही मुंह में पानी आता था। लेकिन अंत में उन्होंने क्या किया, वो खीरा खाया नहीं बल्कि खिड़की से बाहर फेंक दिया, केवल सूंघ कर। तो लेखक का कहना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा और उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। तो देखिए, इसमें हम क्या कह सकते हैं, नवाब साहब द्वारा ऐसा किया जाना उनके प्रदर्शन प्रिय स्वभाव को प्रदर्शित करता है और उनकी नवाबी आदतों को प्रदर्शित करता है। वो ये जताना चाहते थे कि वे नवाबी खानदान से हैं, जहाँ खीरे जैसे तुच्छ पदार्थ को नहीं खाया जाता बल्कि केवल सूंघकर ही उसका स्वाद ले लिया जाता है। उन्हें कतई भी इस बात की परवाह नहीं थी कि जिस खीरे को वो सूंघकर फेंक रहे हैं, उस खीरे से किसी गरीब का पेट भी भर सकता है। इस बात को मानने के लिए वे कतई भी तैयार नहीं थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यथार्थ का बोध भी नवाब साहब को नहीं था। वो एक अवास्तविक दुनिया में जी रहे थे। ठीक है, तो ये बातें हम ज़रूर इसमें कहेंगे कि उनका प्रदर्शन प्रिय स्वभाव था, एक अवास्तविक दुनिया में वो जी रहे थे। उन्हें इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि जिस खीरे को वो इस तरह से फेंक रहे हैं, किसी के लिए वो कितना उपयोगी भी हो सकता है। ठीक, अगला है, देखिए प्रश्न 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या कह रहे हैं कि क्या बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है? लेखक ने अंत में ऐसा कहा ना, भले ही व्यंग में उन्होंने कहा हो कि जब नवाब साहब का पेट बिना खीरे को खाए केवल सूंघने से भर सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई विचार है ही नहीं, कोई घटना ही नहीं है, पात्र ही नहीं है और हम कहानी लिख लें? क्या यह आपको संभव लगता है बच्चों? ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई विचार ही नहीं है, कोई घटना ही नहीं है और कोई पात्र ही नहीं है, तो हम किस आधार पर कहानी लिखेंगे? तो हम सीधे से लिख सकते हैं कि यशपाल के इस विचार से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं या पूर्ण रूप से असहमत हैं, क्योंकि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी लिखा जा सकना संभव नहीं है। ठीक, अगला है, देखिए, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो बच्चों, आपने पाठ पढ़ा है, आपको जो उचित शीर्षक लगे आप लिख सकते हैं इसके लिए। जैसे प्रदर्शन प्रियता, ये भी हम एक शीर्षक दे सकते हैं। झूठा दम्भ, ये भी शीर्षक हो सकता है। लेकिन आप स्वयं अपने विवेक से कोई छोटा शीर्षक इस पाठ के लिए सुझाएंगे जो कि अलग हो, मौलिक हो, आपका अपना दिया शीर्षक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रचना और अभिव्यक्ति, तो इसमें है 5वें का क है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। शब्द चित्र प्रस्तुत है ना। शब्द चित्र क्या होता है कि शब्दों के माध्यम से किसी घटना का हम ऐसा वर्णन करें
कि वो घटना हमारी आँखों के सामने साकार हो जाए, उसे शब्द चित्र कहते हैं। तो आपसे कहा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया को आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है, ये आपको पुस्तक में भी दिया गया है, पढ़ने के बाद आप समझ भी गए होंगे, तो आप आसानी से उस घटना को बता सकते हैं कि नवाब साहब ने सबसे पहले खीरे धोए, धोने के बाद उन्हें पोंछकर तौलिए पर रखा और बहुत करीने से उसकी फाँकें काटी और नमक मिर्च बुरक कर उसमें रख दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो एक एक फाँक को उठाते जाते थे, होंठों तक ले गए और बहुत उसका आनंद उन्होंने लिया। ऐसा लगता था कि इनके मुंह के भीतर उसका स्वाद आ गया है, और यहाँ तक कि स्वाद आने से जो मुंह में उनके लार आई थी उसे भी उन्होंने गले से निगल लिया, इस तरह से। और उसके बाद सूंघ कर आनंद लेकर वो एक एक फाँक को खीरे की फेंकते गए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ भी है, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और इसमें से चीज़ें छाँट कर, और उसके बाद देखिए ये वर्णन आगे भी बढ़ रहा है। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से देखा, दीर्घ निश्वास लिया, ये सारी बातें आप इसमें से छाँट कर लिख सकते हैं। अगला देखिए, ख है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों, जैसे ककड़ी खाने के लिए आप कैसी तैयारी करते हैं, या ऐसी कोई डिश, ऐसा कोई व्यंजन जो आपको बहुत पसंद है, आप किस तैयारी से उसे खाते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है छठा, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। नवाब साहब ने जो व्यवहार किया उसे सनक कह सकते हैं। सनक का अर्थ होता है जिद, एक तरह की जिद है ये। तो आपने कह रहे हैं नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये आप खुद करने के लिए आपके, ठीक, किसी नवाब की, किसी राजा की कोई सनक आपको पता हो कि वो उच्च वर्ग का होने के कारण, अन्य लोगों से भिन्न होने के कारण कौन सी जिद उसकी थी, किस तरह से उसने पूरा किया, इस बारे में आप पढ़ेंगे बच्चों। अगला देखिए 7वां है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो कह रहे हैं कि जिद का, सनक का क्या कोई सकारात्मक रूप हो सकता है। बच्चों सनक का सकारात्मक रूप हो सकता है यदि सनक कैसी हो, किसी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सनक हो, कोई अच्छी उपलब्धि हासिल करने के लिए हमें सनक हो जाए, तो वो सनक का एक सकारात्मक रूप है कि व्यक्ति अपने उद्देश्य को पाने के लिए जिद ठान ले और पूरे संकल्प से, पूरे निश्चय के साथ जुट जाए, तो सनक का एक सकारात्मक रूप हो सकता है। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आज आप लिखेंगे। इनमें से आप प्रश्नाभ्यास के जो 4 प्रश्न हैं इनके उत्तर तो लिखेंगे ही, साथ ही रचना और अभिव्यक्ति में 5वें का क, इसका उत्तर आप लिखेंगे। आपकी सहायता के लिए मैं पाठ्य सामग्री भी भेजूंगी, और भाषा अध्ययन का जो व्याकरण संबंधी प्रश्न है इसे हम कल करेंगे। धन्यवाद।